Hi students, how are you? Students, I am going to start a new video lecture for you. In this video lecture, we will study formation method of carboxylic acid, aliphatic as well as aromatic. Okay, so first method for you from alcohol. ठीक, एक ये मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। तो ये मेथड तो मैं आपको बेंजल्डिहाइड में पढ़ा चुका हूँ। एल्डिहाइड बनाने का फॉर्मेशन मेथड है, मींस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मेथड है। बार बार थोड़ा अलग अलग वर्ड बोल जाते हैं जल्दी, तो इन बातों पर आप इग्नोर मत करना। कभी आप सोचोगे समझ नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चल गया। तो जो चैप्टर आपका कंटिन्यू है उसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज को। और ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन जो करते हैं आप एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, इनकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कोहल का। तब आपको फर्स्ट स्टेप में मिलता है एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड का फिर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बिल्कुल सेम रिएजेंट के साथ में, तब आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्डिहाइड। अब फ्रॉम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन एल्डिहाइड से बनाएंगे आप। तो एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे? देखो ये है, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके साथ में करेंगे? जो आपको यहाँ पर रिजल्ट लेंगे एसिडिक। अगर मैंने यहाँ पर H2SO4 लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया, चलो क्लियर हो गई बात। कौन सा H2SO4 ले रहे हैं, कौन सा एसिड ले रहे हैं, तो एसिड कोई सा भी चलेगा, बस आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक, तो एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आप फ्रॉम एल्डिहाइड। तो अब रिएक्शन में क्या करना है? आपको केवल कितना लिख देना है, इसे यहाँ पर रफ करना है, और ये केवल आएगा स्टेप। तो इस चीज को हम कर लेंगे अपने आप।
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो हम जो बना रहे हैं ग्रीन नॉट जेट से बना रहे हैं, और बाय द हेल्प ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से बना रहे हैं। तो जब बनाते हैं तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंपाउंड आपको बिल्कुल ऐसा बना है जैसे कि मैंने आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर लिखूं तो ये लिख जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड तो वहां पर पाई बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कार्बन कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस है, तो क्या होगा, और आप लिख सकते हो इसे ठीक, ये बन गया। ग्रीक डॉट रिजेक्ट को कैसे ब्रेक करते हो आप, ये आपका ग्रीक नॉट रिजेक्ट का सिंपल फॉर्मूला, जिसे आप बोल सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आर क्या एल्काइल ग्रुप, एम क्या डाइवेलेंट मेटल्स है, और एक्स क्या है यहाँ पर हैलोजन फैमिली है, 17 ग्रुप में मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका जो डिसोसिएशन होता है हेटेरोडेटिक टाइप से होता है, क्योंकि दोनों कार्बन का CH3 का मतलब क्या, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है कार्बन की कंपेयर में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा आपका होमोलिटिक टाइप से नहीं बल्कि हेटेरोडेटिक टाइप से होगा। तो जब हेटेरोडेटिक टाइप से डिवाइडेशन होगा तो क्या बचेगा, R माइनस प्लस MX पॉजिटिव, ये बना। अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये कार्बन के पास आएगा, यहाँ पर आएगा, तो देखो ये बन गया, ये कार्बन के पास आ गया, ठीक, इस कार्बन के पास ये CH3, MgX जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट के पास जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट ये तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो इसकी मैग्नेटिज्म की बात। अब हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, या एसिडिफिकेशन करते हैं हम इसका। फॉर्मेशन होगा, H2 का मतलब क्या, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर रहे हो आप, तो ऐड करोगे तो CH3CO एक O यहाँ पर है, तो क्या होगा CH3C+O, अब H और मिलेगा यहाँ से, तो H कौन देगा यहाँ से, H2 क्यों देगा, बात ये है, देखो ये जो है ना CH3CO एसिटेट आयन, एसिटेट आयन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, H आयन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस कंडीशन में जो H2O है आपका, इसकी कंपेयर में अगर H2O की और इन दोनों की आपस में कंपेयर करें तो H2O ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है, तो जो एसिडिक नेचर रखता है वो H आयनों को लूज करेगा, और जो बेसिक नेचर रखता है वो H आयनों को गेन करेगा। तो यहाँ पर इसकी नेचर जो है वो बेसिक है, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी नेचर बेसिक ही होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये H आयनों को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ H आयन लग गया तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक। तो इस मेथड द्वारा क्या आप, मैं कहूँ आपसे, क्या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, तो नहीं,
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कम से कम फॉर्मिक एसिड के अंदर एक कार्बन होता है बस आपका जो होता है, तो इसलिए उसका फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ मिला कार्बन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन तो, और एक कार्बन मिला आपको ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से, तो आप फॉर्मिक एसिड का इस मेथड द्वारा फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हाँ, जो आपका एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फॉर्मेशन इस मेथड द्वारा कर लेंगे और मैं आपको करना सिखाऊंगा। अब आप क्या करोगे फिर एल्कोहल लेंगे सर ने, तो एल्कोहल सर एक मेथड और है जो एल्कोहल से कर सकते हो आप। कैसे? इसका क्या करते हैं? पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। किसके साथ में ऑक्सीडेशन करें? KMnO4 के साथ में। KMnO4 कैसा होना चाहिए? या तो एसिडिक हो या बेसिक हो। KMnO4 चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों का काम चलेगा इसके लिए। तो क्या फॉर्मेशन होगा? पहले CH3COOK। अगर हम बेसिक ले लें, बेसिक का मतलब KOH ले लें, बेसिक का मतलब KOH ले लें हम यहां से, तो पहले सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट का क्या करना है? हमें एसिडिफिकेशन करना है। एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक, तो ये हुआ आपका फॉर्मेशन मेथड एल्कोहल से। क्या फॉर्मिक एसिड इसके द्वारा बन जाएगा? तो आंसर तो यस होना चाहिए, CH3OH प्लस तो फॉर्मिक एसिड भी इस मेथड द्वारा आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। फ्रॉम नाइट्राइल, तो नाइट्राइल कौन सी चाहिए? एल्काइल नाइट्राइल चाहिए हमें। तो एल्काइल नाइट्राइल बनाने का जो एल्काइल नाइट्राइल आपके कंपाउंड्स हैं वो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो आपसे मैं बता रहा था कि एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं क्या वो इस रिएक्शन द्वारा बनेंगे? तो यस बनेंगे। तो करते क्या है, H2 और HCl का कॉम्बिनेशन लेते हैं और हीट तो करनी करना हमें रिएक्शंस को।
तो आपका ये फॉर्मेशन रहता है CH3COOH प्लस NH4Cl, तो ये हुए आपके नाइट्रोजन फ्रॉम एमाइड। तो क्या रिएक्शन में से एसिड है रिलेटिव इक्विवेलेंट है, तो देखना पड़ेगा इस काम के लिए। तो यहाँ पर एसिड अगर ना भी लोगे तभी एसिड चलेगी। हाइड्रोलाइसिस कर दो केवल इसका, तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा और ये बनेगा NH3। ठीक, तो आपके जो हेलोएल्केन्स हैं, कौन से हेलोएल्केन्स, पॉलीहेलोएल्केन्स, पॉलीहेलोएल्केन्स, पॉलीहेलोएल्केन्स के द्वारा आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा उनका फॉर्मेशन कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने CH3CCl3 लिया, अगर मैं यहाँ पर CHCl3 लूं तब भी इसका फॉर्मेशन मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब जो फॉर्म होगा वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला, फर्स्ट मेंबर, तो CH ठीक। तो ये हुआ आपका फ्रॉम हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स द्वारा भी आप बना सकते हो। और एक मेथड और है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो मैलोनिक एसिड के द्वारा भी हो जाता है। क्या होगा, देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन है। अब ये मैलोनिक एसिड का फॉर्मूला, मैलोनिक एसिड का फॉर्मूला है। मैलोनिक एसिड जो होते हैं काफी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एक कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर जैसे आप हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल वहां से रिलीज कर देते हैं और कार्बन बनाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना दिया, ठीक।
अब तक मैंने काफी मेथड आपको बताए, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन मेथड काफी बता दी मैंने आपको। फिर भी अगर एनसीईआरटी में कोई मेथड है जो आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करना इसके लिए। तब हम जो नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी करें देखें तो सबसे पहली बात देखेंगे हम इसके फंक्शनल ग्रुप की नेचर। जब एसिड है तो एच आयन को तो लूज करेगा, किसके अकॉर्डिंग? ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग नहीं, आर्गेनियस के अकॉर्डिंग ये एच आयन को लूज करेगा। तो बताओ नेचर कैसी? पोलर नेचर है। यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी नेचर कैसी? पोलर नेचर है। और जिनकी पोलर नेचर होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। किनसे हाई होते हैं? जिनकी पोलर नेचर ना हो। तो अगर हम इनकी कंपेयर करें अल्कोहल से, तो अल्कोहल से करें या हेलोएल्केन से करें या फिर आपका हाइड्रोकार्बन से करें, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड से, तो उन सबसे कंपेयर करने के बाद हम जब देखते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये एसिड है और एसिड है तो पोलर नेचर है। एसिड है, ये कोई क्यों नहीं है यहाँ पर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके लिए, बल्कि जो सही बात है वो है इनकी पोलर नेचर। ड्यू टू पोलर नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देयर कंपेयर टू haloalkanes, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, and as well as alcohol, aldehyde and ketones etc. ओके, तो अब बात करते हैं इनकी स्मेल की। इनमें स्मेल जो आती है, क्योंकि ये अगर हम ऐसे जो फैट होती है, फैट तो आपने देखी होगी, हम भी अगर किसी को कहते हैं कोई मोटा हो रहा है तो उसे कह देते हैं कि आपके अंदर तो बहुत ज्यादा फैट हो रही है। तो अगर फैट को हम तोड़ते चले जाएं, फैट तो एक क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर की हम बात करेंगे आपसे, पॉलीमर एक चैप्टर का नाम है आपको, उसमें बात करेंगे। तो लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए फैट है वो पॉलीमर है। अगर उस पॉलीमर को हम ये देखें कि उसका मोनोमर क्या होगा, क्योंकि हर एक पॉलीमर का एक मोनोमर होता है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसे बनी है? एक छोटी ईंट से बनी है, ईंट से बनी है। तो जो ईंट है वो क्या मोनोमर है इसका? एक छोटी यूनिट, फंक्शनल यूनिट जो है इसकी, है ना। तो अगर फैट का अगर मोनोमर देखोगे आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो स्मेल आती है वो आती है जो बटर के अंदर से आती है। बटर तो आपने देखा ही होगा, जो दूध से बनता है, मिल्क से बनता है बटर की स्मेल आती है, थोड़ी तीखी स्मेल होती है इसके अंदर। और अगर बात करें इसके लिक्विड स्टेट की, अगर स्टेट की बात करें इसकी एनटीपी पर, तो इसके सारे मेंबर जो हैं, शुरू वाले सारे मेंबर जिनके अंदर कार्बन 1 है या 2 है, सारे के सारे वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड स्टेट में हर मेंबर मिलते हैं, लेकिन गैस स्टेट में कोई नहीं मिलता। तो ये तो हुई इनकी स्टेट की बात और स्मेल की बात। और अगर हायर मेंबर देखें तो उनके मोलर मास बढ़ते चले जाते हैं। जब मोलर मास बढ़ेंगे तो जो सॉलिड वाला करैक्टर है, फिजिकल स्टेट चेंज होने वाला करैक्टर है, वो उनके अंदर आ जाता है। तो ये बात तो आप जानते हो, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते हैं वैसे उनके स्टेट चेंज होती रहती है। पहले गैस स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, फिर वो सॉलिड स्टेट में जाते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किससे हम कंपेयर करते हैं? वाटर के साथ में। तो क्या ये वाटर में सॉल्युबल हैं? तो जो फर्स्ट मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन कम है, वो सारे के सारे कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो वो क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ना कि इनऑर्गेनिक में। और आपको वाटर कैसा है? इनऑर्गेनिक है। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कार्बन है। तो ये फिर डिसॉल्व क्यों हो गया? तो मैं आपको कई बार मैंने बोलता हूँ मैं आपसे, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो उसका एक ही रीजन है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये तो ही सोल्यूबिलिटी। एक बात और है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और भी हाई होते हैं। क्यों? इस बात को मैं भूल गया आपसे बताने के लिए, क्योंकि ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइमर, डाइ मींस टू और मर मींस पार्ट। टू पार्ट आपस में कंबाइन होते हैं, मींस टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, उसे बोलते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। डाइमर जब बनता है तब उसका मोलर मास आज ज्यादा हो जाता है और उनके लिए और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। तो टू फैक्टर्स हैं वहां पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। एक कौन सा फैक्टर है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक है टू मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन होना, मींस इंक्रीजिंग ऑफ मोलर मास। तो डाइमर कैसे बनता है? डाइमीन्स क्या है? डाइमीन्स टू और मर मींस पार्ट। तो क्या बन गया? डाइमर। ये है डाइमर। तो देखो डाइमर बनता कैसे है? CH3 ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किसी के बीच में बना है देखो, एक हाइड्रोजन के बीच में, एक ऑक्सीजन के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में बनता है? जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तब फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी टू टाइप्स के, एक तो इंटरमोलिकुलर, एक है इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, और इंट्रा बनता है तब घट जाते हैं, क्योंकि इस बात को मैंने आपको बताया था नाइट्रोफिनॉल में। तो ये है आपका डाइमर। देखो डाइमर में एक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला और एक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एक है। तो ये तो नहीं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक।